हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टेप हिमाचल पे। तो आज हम लोग आज के दिन यानी कि 29 फरवरी को जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिली उनके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारे एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इंडिया की पहली इंडिजीनियस हाइड्रोजन जो फ्यूल है उसको यूज़ करती हुई फेरी की इनॉग्रेशन की है और ये इनॉग्रेशन की गई है कोची के अंदर। और बेसिकली इसकी जो कंस्ट्रक्शन यानी इसको जो बनाया गया है वो बनाया गया है CSL यानी कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो इस तरह की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही आप लोगों के लिए वाली न्यूज़ जो है वो रेलेवेंट रहेगी। इसके साथ साथ द हिंदू में हम लोगों को एक न्यूज़ देखने को मिली जो बेसिकली एक मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड, और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है धर्म गार्डियन एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और जो जापान की आर्मी है उसके बीच की एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है जो बीकानेर में स्पेसिफिक टाइम पे कंडक्ट हो रही है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगेन ये भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज़ या स्पेसिफिकली जो मिलिट्री या डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं जो हम लोगों को हमारे देश के अंदर दूसरे देशों के साथ या कहीं और हमारे देश और दूसरे देशों के बीच में देखने को मिलती हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। प्रीलिम्स में काफ़ी बार जो हम लोगों को सवाल देखने को मिलते हैं। तो अगेन आपने बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज है ये हमने किसके साथ, किस देश के साथ जो वो कंडक्ट की है। उसके बाद अगली न्यूज़ की हम लोग बात करते हैं। ये न्यूज़ ऐसी है जब भी इलेक्शंस की बात होती है तो ये हमेशा हम लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलती है और ये न्यूज़ रिलेटेड है साइमल्टेनियस इलेक्शन से। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब है कि जहां पे लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन जो उनको एक साथ कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि अभी तक या इस स्पेसिफिक समय में जो हमारा पॉलिटिकल पूरा शेड्यूल है, इलेक्शन का शेड्यूल है, वहां पे हम लोग देखते हैं कि ऑलमोस्ट हर साल कहीं ना कहीं पे जो इलेक्शंस चलते रहते हैं जिसके कारण पूरे का पूरा जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो इलेक्शंस में ही बिजी रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो यही उसी से ही रिलेटेड एक स्पेसिफिक न्यूज़ है, दैट इज वन नेशन वन पोल ऑन कार्ड्स इन 2029 लॉ पैनल रिपोर्ट सून। तो स्पेसिफिक टाइम पे लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट जिसको हेड कर रही है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जिनके बारे में आप पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन जब उनको हेड कौन कर रही है, उनके द्वारा जो है वो शायद ये रिपोर्ट जो आने वाली है कि किस तरह से जो है वो 2029 तक आते आते हम लोग साइमल्टेनियसली इलेक्शन जो है हमारे देश के अंदर करवा सकते हैं। और बड़े समय से हम लोग देख रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी बात करें, बाकी लोगों की भी बात करें तो वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है उनको पुश कर रहे हैं। हालांकि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के कुछ नेगेटिव साइड्स भी है, लेकिन ये स्पेसिफिक न्यूज़ जो है वो फिर से इस स्पेसिफिक इलेक्शन से रिलेटेड इशू को हाईलाइट कर रही है। तो इसको एक बार आप देख सकते हो फ्यूचर में, क्योंकि अब ये न्यूज़ में आ गया है तो फ्यूचर में आप लोग देखोगे कि इसके ऊपर आप लोगों को मल्टीपल ओपिनियन जो इसके फेवर में इसके अगेंस्ट बात करेंगे वो देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से आप लोग भी अपना एक अंडरस्टैंडिंग जो है उसको बिल्ड कर सकते हो। अगली न्यूज़ हम लोग बात करेंगे जहाँ पे इंडिया और नेपाल के बीच में जो वो ऑफिशियल डायलॉग हुआ है और बेसिकली ये न्यूज़ हम लोगों को हिंदू के अंदर देखने को मिली और ये न्यूज़ जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को हाईलाइट कर रही है। बाकी जो इसके अंदर क्या हुआ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं हुआ, इसमें एक पंचेश्वर प्रोजेक्ट है जिसके बारे में जो है जो मीटिंग हुई, जो डायलॉग हुआ, उसने कोई भी बात नहीं की है। और पंचेश्वर प्रोजेक्ट जो इंडिया और नेपाल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेसिफिकली नेपाल के लिए। लेकिन यहाँ से हम लोग जो इस न्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करेंगे और प्रीलिम्स में जो प्लेसेस इन न्यूज़ है क्लियर या जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो टोटल ये स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट है इसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 4800 मेगावाट है क्लियर। और उसके साथ साथ जो है ये महाकाली रिवर के ऊपर जो इसको बनाना है, महाकाली रिवर जिसको इंडिया के अंदर जो वो शारदा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी रेलेवेंट अगेन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो आप लोग इसको पिक कर सकते हो। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट न्यूज़ है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर परसों जो है वो काफ़ी बड़ा एक पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, जहाँ पे जो लग रहा था कि राज्यसभा के इलेक्शन जीतेंगे वो जीत नहीं पाए और जो लग रहा था कि शायद ना जीत पाए वो इलेक्शन जीत गए और हिमाचल की तरफ से जो है वो हर्ष महाजन जी राज्यसभा के सांसद बने। अब ये जो बेसिकली पूरे का पूरा ये जो न्यूज़ है ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर दिया हुआ है, जहाँ पे राज्यसभा के अंदर जो ये पूरा इलेक्शन का प्रोसीजर है इसका जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो है वो जो मनु सिंघवी हैं वो इलेक्शन हारे, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे, जैसे हमने देखा कि 34 जो वोट्स थे वो एक कैंडिडेट को पड़े, 34 वोट्स जो वो दूसरे को पड़े। तो यहाँ पे सवाल आता है कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसमें क्या किया जाता है। तो उसमें बेसिकली जो वो एक लॉट निकाला जाता है, एक स्लिप निकाली जाती है और जिसका नाम स्लिप पे आ जाता है उससे जो दूसरा कैंडिडेट होता है उसको जीता हुआ माना जाता है। तो स्लिप पे जो है वो मनु सिंघवी का नाम आया, यही कारण है जो हर्ष महाजन जो है वो इस इलेक्शन को जीते। लेकिन यहाँ पे जो है वो बाकी जो डिटेल्स है वो भी दी गई है। जैसे बड़ी बार या एक बड़ा मेजर इशू जो हम लोगों को इस इलेक्शन से रिलेटेड ये भी देखने को मिल रहा है कि जो विप है वो क्यों इशू की जा रही, क्यों इशू की गई है राज्यसभा के इलेक्शन में। अब देखिए अगर हम लोग विप की बात करेंगे तो जब 2003 तक के राज्यसभा के जितने भी इलेक्शंस हुआ करते थे तो वहां पे सीक्रेट बैलेट ही यूज होता था राज्यसभा के इलेक्शंस में भी, यानी कि कौन
कौन एमएलए किस कैंडिडेट को वोट डाल रहा है राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन 2003 में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसमें सरकार के द्वारा चेंज किया गया और वहां पे कहा गया कि अब जो इलेक्शन है वो ओपन बैलेट में होंगे। इसको कुलदीप नायर जी के द्वारा चैलेंज किया गया और 2006 में जो कोर्ट है उसकी जजमेंट आई, जिसमें उसने कहा कि चलिए ओपन बैलेट तो ठीक है, लेकिन आप लोग जो है वो राज्यसभा के इलेक्शन में किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो राज्यसभा में ओपन बैलेट तो हो गया ओपन 2003 के बाद, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रक्रिया आप देखिए कहीं लिखा नहीं गया है, कोर्ट की जजमेंट है, वहां से हम लोग इस रेफरेंस को पिक करते हैं। लेकिन अभी जब हिमाचल प्रदेश के अंदर राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा था तो वहां पर फिर से जो कांग्रेस पार्टी है उसने जो है वो व्हिप इशू की थी, जो कहीं ना कहीं जो एक बोन ऑफ कंटेंशन बनी, यानी कि जहां पे इलेक्शन कमीशन में जो उसके खिलाफ जो अर्जी भी डाली गई। क्लियर? तो व्हिप इन जनरल इशू नहीं की जा सकती है क्योंकि कोर्ट की जजमेंट है, लेकिन उसके बावजूद की गई। तो इस तरह के जो इश्यूज है, देखिए पॉलिटी में हम लोगों को बड़े सारे ऐसे एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो फर्स्ट टाइम ओरिजिन होते हैं। क्लियर? तो ये भी उनमें से वन ऑफ द एस्पेक्ट है। उसके साथ साथ दूसरा एक एस्पेक्ट यहाँ पे है कि ये जो टाई हुआ है वोट्स का, इससे पहले कभी हुआ, तो देखिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है। और उसके साथ साथ शायद किसी को ये रिकॉल नहीं कर पा रहा है कोई भी कि राज्यसभा के इलेक्शन में जो इस तरह की चीज हुई हो। हालांकि कभी कभी जो है वो देखा जाता है कि म्यूनिसिपैलिटी या पंचायतों के इलेक्शन होते हैं, वहां पे नॉर्मली जो है वो टाई रहता है और वहां पे लॉट के जरिए या टॉस के जरिए जो वो डिसीजन लिया जाता है। लेकिन इस बड़े इलेक्शन में जो है वो पहली बार ऐसा होता हुआ देखने को मिला। तो ये जो न्यूज़ है ये कहीं ना कहीं इन जनरल आप लोगों को जो वो अंडरस्टैंडिंग देगी, इन जनरल जो आप लोगों को आइडिया देगी। क्लियर? देखिए अगली न्यूज़, WTO की कॉन्फ्रेंस चल रही है और वहाँ पे इंडिया के द्वारा जो एक आर्गूमेंट पेश किया गया है कि किस तरह से जो रिच नेशंस हैं, क्योंकि मेनली जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो डेवलपिंग नेशंस के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि वो फार्म रिलेटेड सब्सिडी जब उनको कम करे, लेकिन इंडिया जो एक आर्गूमेंट के साथ वहाँ पे आया है कि जो रिच नेशंस है, डेवलप्ड नेशंस है, वो डेवलपिंग नेशन से 200 गुना ज़्यादा पैसा जो है वो फार्म सब्सिडीज़ के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आर्गूमेंट हमारे पास ये आ सकता है। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ है जिसको आप लोग जो एक बार रीड कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ द ट्रिब्यून के अंदर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया और भूटान के रिलेशंस के ऊपर, जहाँ पे जो चेंजिंग डायमेंशन है इंडिया और भूटान के रिलेशंस के। इन जनरल इंडिया और भूटान के रिलेशन बहुत अच्छे थे, भूटान और चाइना के बीच में किसी भी तरह का बहुत पॉजिटिव रिलेशन देखने को नहीं मिलता था। डोकलाम क्राइसिस के बाद जो है वो ये चीज़ देखी गई कि जो नेपाल है अब वो बिना इंडिया को इन्वॉल्व किए चाइना के साथ जो है वो डील्स कर रहा है, एग्रीमेंट्स कर रहा है। तो उसी से रिलेटेड ये सारी की सारी जो न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है। और रिसेंटली जो है वो अभी प्रधानमंत्री भी बने हैं भूटान के, उनका भी जिक्र इस न्यूज़ में किया गया है। तो जो चेंजिंग डायमेंशन इंडिया और भूटान रिलेशंस के, जहाँ पे चाइना जो है वो अब कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है, उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता है, आप लोग जो इस न्यूज़ को उस कंटेक्स्ट से जो है वो एक बार रीड कर सकते हो। इसके साथ साथ द ट्रिब्यून के अंदर एक और न्यूज़ आई हुई है, एनफोर्सिंग न्यू सेट ऑफ क्रिमिनल लॉ पोजेस चैलेंजेस। ये बेसिकली शायद आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो है जो ब्रिटिश टाइम पीरियड पे लिखे हुए जितने भी लॉज थे उनको रिप्लेस किया जा रहा है और नए कानून जो है वो सरकार के द्वारा वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, जिनमें पहला है भारतीय न्याय संहिता, उसके साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और उसके साथ साथ जो है वो आपका BSA है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्लियर? तो इस तरह से जो है वो इन तीन के बारे में जो है वो आप लोग इन तीन क्रिमिनल लॉज को जो इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट होता हुआ देखोगे। लेकिन बेसिकली जो ये पूरा आर्टिकल है, इनको जब इंप्लीमेंट किया जाएगा तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि अब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे जहाँ पे जो जजेस हैं उनको भी इनके बारे में जो एक्सपोजर देना पड़ेगा, उसके साथ साथ जो लॉयर्स हैं उनको भी देना पड़ेगा। तो पूरे का पूरा क्या एक चैलेंज जो है वो पोज कर सकते हैं ये जो नए क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इनके बारे में जो वो जानकारी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ द हिंदू के अंदर आई है ऑन इरेगुलरिटीज इन वर्टिकल डिवोल्यूशन। ये बेसिकली जो सेंटर और स्टेट के बीच के जो फाइनेंशियल रिलेशन है उस एस्पेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जो है वो रेलेवेंट आर्टिकल है। और यहाँ पे डायरेक्शन भी दी गई है कि जो 16 फाइनेंस कमीशन है वो किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं स्टेट और सेंटर के बीच में उनको जो वो टारगेट कर सकता है। क्लियर? तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, तो इसको पर्सनली मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वो एक बुक आई थी, आइजैक एसिमोव क्लासिक। क्लियर? तो उस किताब में जो है वो फोर्सी किया गया था कि जो रोबोट्स हैं, क्लियर, वो किस तरीके से जो वो क्या क्या चैलेंजेस जो वो फेस कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो है वो AI को जो है वो बेसिकली डेमोक्रेसी और बाकी चीज़ों के साथ जो वो लिंक किया गया है। तो ऐसे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये वाला जो न्यूज़ है इसको आप लोग एक बार रीड कर सकते हो अगर आपके पास समय होगा तो। नहीं तो ये जो फाइनेंशियल डेवोल्यूशन वाला आर्टिकल है, क्लियर, और उसके साथ साथ इंडिया और भूटान वाला आर्टिकल है, दैट इज़ आई थिंक इनको जो है आप लोग एक बार पढ़ सकते हो। बाकी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो 2-3 छोटी छोटी न्यूज़ थी वो हम लोगों ने डिस्कस की। तो इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।